वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज हम इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट कर रहे हैं जो कि है पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले 3 पार्ट और मैं करा चुकी हूँ। MPSC 00011 है ये। ठीक है, यूरोपीय यूनियन को हम पढ़ रहे हैं इसमें डीप में। अब आज पढ़ना है बेटा लिस्बन संधि 2007 की, लिस्बन ट्रीटी। हमने बहुत सारी ट्रीटीज़ पढ़ ली, नीस ट्रीटी पढ़ ली, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी पढ़ ली, एम्स्टर्डम ट्रीटी पढ़ ली, रोम की संधि पढ़ी है। उससे पहले भी एक संधि थी ना, रोम की संधि से पहले वो क्या थी, पेरिस एग्रीमेंट। बहुत सारी संधियाँ पढ़ ली। आपको सभी के डेट्स अच्छे से याद रखनी है और किस ट्रीटी में क्या हुआ उसको अच्छे से याद रखना। इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना कि संधि का नाम कुछ लिख दिया और हुआ क्या तो उसके अंदर वो अलग लिख दिया। इसको आप पढ़ेंगे ध्यान से। साइन इन 2007। ठीक है, 2007 की है ये एंड इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 2009, मतलब 2 साल बाद लागू हुई है। साइन हो गई 2007 में, 2009 में फिर लागू हो गई है। ठीक है, मॉडर्नाइज ऑफ द ऑपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ द EU, मतलब इसने क्या किया है और ज़्यादा उसको बेहतर बनाया EU के स्ट्रक्चर को। जैसे हमने EU बनने के बाद जितनी भी ट्रीटीज़ हुई उन्होंने हमेशा क्या किया है, EU के अंदर संशोधन किए, उसको बेहतर बनाने के लिए संधियाँ हुई है। तो उसी में से एक ये भी संधि है। जैसे हमने पीछे नीस की संधि पढ़ी थी, उसने क्या करा था, बेहतर बनाया था EU को। एम्स्टर्डम वाली संधि ने भी क्या किया था, बेहतर बनाया था। 1997 वाली थी ना, 1999 की थी वो। इस संधि ने जो 2007 में की गई है साइन और लागू कभी 2009 में लिस्बन ट्रीटी, इसने क्या क्या सुधार करे, उन सुधारों को पढ़ेंगे हम। लोकतंत्र में सुधार करा इसने क्या किया, संसद की शक्तियों को बढ़ाकर आम जनता के प्रतिनिधियों के बीच में विधायी प्रक्रिया में बराबर अधिकार दिया है। ठीक है, संसद के अंदर जो यहाँ की EU की संसद है उसके अंदर शक्तियों का बढ़ाकर, उसकी पावर को बढ़ाकर आम जनता के प्रतिनिधियों को ज़्यादा क्या है, पावर दे दी गई, बराबरी का दर्जा दे दी गया विधायी प्रक्रिया में। ठीक है, स्थायी राष्ट्रपति, लीडर जो है उसको फिक्स कर दिया कि भाई लीडर फिक्स हो गया। यूरोपीय परिषद के लिए स्थायी अध्यक्ष, प्रेसिडेंट के पद का निर्माण किया और नेतृत्व को स्थायी प्रदान किया। पहले हमने इसमें सब कुछ पढ़ा लेकिन कहीं भी प्रेसिडेंट की बात नहीं कि प्रेसिडेंट कौन होगा। इस ट्रीटी ने ये वाली बात बोली कि भाई एक बंदा प्रेसिडेंट होगा, हेड होगा, लीडर होगा। दोहरा बहुमत, वोटिंग की क्या बात हुई है, इसने वोटिंग के बारे में और इसने संशोधन करें। ठीक है, फैसलों को तेज़ी से लाने और तेज़ी से मतलब फास्ट ट्रैक कर दिया। राजनीतिक गतिरोधों से बचने के लिए डबल मेजॉरिटी मतदान नियम लाया गया। मेजॉरिटी मतलब पहले भी हमने वाली बात पढ़ी थी ना कि उन्होंने बोला था कि नहीं भाई वीटो कोई एक बंदा नहीं डालेगा, अगर एक डाल भी रहा तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। बहुमत को फोकस किया जाएगा कि बहुमत क्या कह रही है। इन्होंने उसी बात को और ज़्यादा प्रोमिनेंट करा और ज़्यादा उस पर बल दिया कि डबल मेजॉरिटी, 2 बार बहुमत करो कि और जो बहुमत कह रही है उसकी बात मानी जाएगी। फैसलों को तेज़ कर दिया कि कोई दिक्कत ना है कि कोई एक अगर रूसा बैठा तो उसको नहीं मनाया जाएगा। अगर बहुमत कह रही है कि हाँ ये चीज़ ठीक है तो उस चीज़ को मान लिया जाएगा। क्या है ये, अनुच्छेद 50 इनकी संसद के अंदर जो इनका संविधान है उसका अनुच्छेद 50 पहली बार किसी देश को कानूनी रूप से EU को छोड़ने का मार्ग दिया गया। इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, जितने लोग जुड़ गए, अब अगर जाना चाह रहे तो जा सकते हैं। तो गया कौन था बेटा, ब्रिटेन निकल गया था। रीज़न ये था, ब्रिटेन को ये लग रहा था कि मेरा EU में रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, क्यों मैं EU के अंदर रहूँ, मेरा क्या फ़ायदा है इसके साथ रहने का। पहली बार किसी देश को निकलने का वो दे दिया गया, जिसमें आगे चलकर ब्रिटेन ने ब्रिक्स किया, मतलब इसने बाहर निकल गया, ये एग्जिट हो गया। ब्रिटेन एग्जिट हुआ है लास्ट में अनुच्छेद इसके तहत 50 के तहत कि हाँ आप अगर आ सकते हो तो आप जा भी सकते हो, जाने की आज़ादी है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी रोक के रखेंगे। ठीक है, बस यही है लिस्बन ट्रीटी। इसके 4 ये पॉइंट लिख दो, कब हुई साइन, कब हुआ ये लागू और इसका मेन फोकस क्या था, बस। अभी अच्छा क्वेश्चन है चुनौती वाला। देखो कोई भी चीज़ बनती है, कोई भी चीज़ है, कोई भी है, अगर उसकी सारी अच्छी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, उसके प्लस पॉइंट हमने पढ़ लिए, तो कहीं ना कहीं कोई तो कमी रही ही होगी, है ना। तो चुनौतियों के बारे में पढ़ना कि इसके अंदर आखिर दिक्कतें क्या आ रही है। तो ये क्या है, आंतरिक चुनौतियाँ। देखो 27 देश है, ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि 27 के 27 एक बात पे एग्री कर जाए, एक बात को मान जाए। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होती है ना। सारे अच्छे लोग बैठे, कोई एक तो आता है ये टेढ़ा बंदा जो बोलता नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे होगा, है ना, होता है ये सब। तो आंतरिक चुनौतियाँ हैं इसमें भी, कहीं ना कहीं आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कई राज्यों में दक्षिणपंथी ताकतें के अधिकार को चुनौती देते हैं। कई में क्या हुआ, राज्यों में ना आपस में दिक्कत आ रही है, कोई पावरफुल स्टेट है, कोई कम पावरफुल है, उनके बीच में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट दिखाई जा रहे हैं। राष्ट्रवाद और यूरो संदेहवाद, मतलब ये कि सबने यूरो को एक्सेप्ट नहीं किया, जिन्होंने नहीं किया उनकी, फिर जिन्होंने कर रखा है उनसे दिक्कत है ना। ब्रेक्सिट का प्रभाव, मतलब जो जा सकते हैं, ये वाला जो ये अभी पीछे हमने पढ़ा ना, ये वाला
ब्रेक्सिट का प्रभाव, देखो इस वर्ड को सुनो, ब्रेक्सिट, इसका मतलब क्या है, एग्जिट कर जाना। तो इससे क्या हुआ है, एक बेहद मजबूत सैन्य और आर्थिक भागीदारी का बाहर जाना बड़े नुकसान के समान था। मतलब एक चुनौती है कि भाई ब्रिटेन जैसा बड़ा देश, कितना बड़ा देश था, उसने पूरी दुनिया पे राज करा। ब्रिटेन वालों ने पूरी दुनिया पे राज कर रखा था एक टाइम पे, सबको अपने उन्होंने कॉलोनी बना रखा था, उपनिवेश बना रखा था। उनका जाना एक नुकसान के बराबर है। और इससे ये होगा कि भाई हाँ, ये टूट भी सकता है, ये इसकी कमी देखी गई कि हाँ भाई इन्होंने एग्जिट का वो दे दिया प्रावधान, तो कोई भी जा सकता है कि भाई नहीं मान रहे हमारी बात, हम जा रहे हैं। शरणार्थी संकट, माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी क्राइसिस, मध्यम और पूर्व और अफ्रीका से आने वाले प्रवासियों को शरण पर सदस्यता देशों के गहन मतभेद। बहुत सारे लोग ना यहाँ शरण लेना चाह रहे हैं क्योंकि देखो इनका ईयू अच्छा चल रहा है, वहाँ पे काम वाम अच्छा चल रहा है, वहाँ घूम सकते हो, आप रह सकते हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो जो गरीब देशों के लोग होते हैं, अफ्रीका वगैरह वाले, वो ये चाहते हैं कि हमें यहाँ पे नागरिकता मिल जाए, हमें शरण दे दी जाए, शरणार्थी हम यहाँ पे बन जाए। तो कुछ देश तो कह रहे हैं हाँ दे दो, लेकिन कुछ कह रहे हैं भाई अगर इनको इतनी शरण तुम देती रहोगे तो हमारे बंदे कहाँ जाएंगे। तो इनके बीच में मतभेद है। कुछ कह रहे हैं हाँ शरणार्थियों को रहने की जगह दे दी जाए, कुछ कह रहे हैं नहीं दो। तो ये क्राइसिस है, और ये क्राइसिस हर देश के आगे आता है कि क्या करना है। आर्थिक और बाहरी चुनौतियाँ, इसके अंदर क्या आ रहा है, आर्थिक असमानताएं, समृद्ध उत्पन्न यूरोजोन कौन सा है, जो देश यूरो को मान रहे आधिकारिक अपनी करेंसी, उनके बीच में समृद्ध यूरोजोन जैसे जर्मनी और कर्ज से दबे दक्षिण जैसे ग्रीक इटली में बड़ा अंतर है। देखो कुछ लोग तो बहुत रिच है इस 27 में से, कुछ लोग गरीब है। तो ये एक चुनौती देखी गई कि हो तो तुम एक ग्रुप के सदस्य, लेकिन कुछ तो बहुत अमीर है, कुछ गरीब है। तो जब वो गरीब वाले में टकराव तो होगा कि भाई इनको सारा फायदा और हमें क्यों नहीं हो रहा। सुरक्षा और भू राजनीतिक, सुरक्षा को लेके और भू राजनीति को लेके, रूस यूक्रेन युद्ध और इनके बीच में युद्ध हुआ है, ठीक है, ने यूरोप के क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा बजट और ग्रीस आपूर्ति पर आप अभिभूत दबाव डाला है। इनके बीच में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इनकी सुरक्षा पर इनके ऊपर के दबाव है कि भाई तुम इसे सॉल्व कराओ, ठीक करवाओ, ठीक है। यूरोप की ही कंट्रियाँ हैं, यूक्रेन और रूस वाला, ठीक है। चलिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, यूरो वाला, आसान है बिल्कुल, कुछ नहीं है इसमें। करेंसी के बारे में बताना कि क्या इसका महत्व है, क्या है ये करेंसी, किस किस ने अपना रखी है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके लॉस है, सब कुछ इसमें बताना है आपको। और आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब क्या बात निकल के सामने आ रही है, यूरो की भूमिका और महत्व। इसमें क्या है कि 27 में से 20 देशों ने, ठीक है, अब एग्जैक्ट डाटा 20 हो चुका है क्योंकि बेटा घटते बढ़ते रहते हैं। पहले ज़्यादा थे, फिर ब्रिटेन एग्जिट कर गया, फिर किसी ने बोला कि हमें ऐड कर लो तो इन्होंने ऐड कर लिया, फिर कोई चला गया, ये चलता रहता है, ठीक है। तो आपको जो फिक्स रखना है रेट नहीं होता, अपना जो फिक्स रखना है ना आपको नंबर, वो ही रखना है कि 27 तो देश हैं, 20 ने यूरो माना हुआ है, ठीक है। 20 लिखो इसको, हम पीछे की लाइट में 19 करते हुए आए ना, 20 लिखिए इसको। अभी एग्जैक्ट जो मैंने डाटा देखा है ना 2026 के हिसाब से, तो वो 20 दिखा रहा है, एक्स्ट्रा हो गया है एक देश, ठीक है। लेन देन के शून्य लागत, हमेशा जब भी एक यूरोजोन में काम आप कर रहे हैं ना, तो लेन देन की ना ज़ीरो एक्सचेंज कॉस्ट लगेगी। जब भी मान लो डॉलर से पैसा कन्वर्ट करना है आपको रुपीज़ में, तो एक्सचेंज करते वक्त पैसा देना पड़ता है। हम अपने पैसों को पाकिस्तानी करेंसी में एक्सचेंज करवा रहे तो पैसा लगता है, करेंसी लेन देन के वक्त में कुछ पैसा अमाउंट देना पड़ता है। तो यह है कि देशों के बीच में व्यापार में करेंसी का एक्सचेंज फीस ख़त्म होने की सलामत से अरबों की खर्च की बचत होती है। बहुत बड़े अमाउंट, देखो छोटे मोटा अमाउंट नहीं, बहुत बड़े बड़े वो होते हैं बिज़नेस, तो इतना ज़्यादा उसमें बीच में अरबों का ना पैसे का लॉस होता है कि हमारा पैसा ये वाला, हमारी करेंसी ये, तुम्हारी करेंसी ये। लेन देन के वक्त बहुत ज़्यादा एक्सचेंज का पैसा खर्च होता है ना। जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा उनको खर्च पे करना पड़ता है। तो वो ख़त्म हो गया क्योंकि सेम ही वो हो गया, यूरो जोन हो गया कि आपका भी यूरो है हमारा भी यूरो है, आपस में कर लो, कोई एक्सचेंज का पैसा नहीं करेगा। मूल्य स्थिरता और पारदर्शिता, प्राइस क्या है, ट्रांसपेरेंसी हो गई, सेम करेंसी है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। उपभोक्ता और कंपनी आसानी से सीमा पर मूल्य तुलना एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। सेम करेंसी से इस चीज़ का क्या है, बहुत फ़ायदा हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। पर्यटन में आसानी, बूस्ट टू टूरिज्म का बहुत फ़ायदा हुआ है। टूरिस्ट यहाँ से जाएंगे अपना पैसा लेके, फिर वहाँ जाके एक्सचेंज करवाएंगे, फिर उनका पैसा थोड़ा वेस्ट होगा एक्सचेंज करवाने में, उनको टैक्स भरना पड़ेगा। जब भी पैसा एक्सचेंज होता है तो फीस देनी पड़ती है, वो सब खत्म हो जाएगा। क्या एक देश से दूसरे देश की यात्रा के दौरान पैसा बदलने का झंझट खत्म हो चुका है, कोई झंझट नहीं है, और ना ही पैसे वेस्ट होंगे आपके, ठीक है। एक्सचेंज करवाने की फीस नहीं देनी पड़ेगी। वैश्विक वित्तीय प्रभाव, ग्लोबल रिजर्व करेंसी, अमेरिका डॉलर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी, जो वैश्विक ताकत बढ़ती जा रही है। डॉलर देखो सबसे ज़्यादा पावरफुल है अब अभी के वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद जो सेकंड आ रहा है ना, वो आपका यूरो आ रहा है, ठीक है, पावरफुल है,
ऐसा दिखता है यूरो। अब ये भी अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एकल बाज़ार वाला, लेकिन इससे पहले एक बार यूरो को रिवाइज़ करवा देती हूँ। यूरो जब कब आया है? 1991 में आया है। क्यों? क्योंकि जब यूरो EU बन गया उसी वक्त ये यूरो वाली बात भी आ गई। 20 देश इसको मानते हैं, ठीक है। पहले 19 से अब 20 हो गए। आर्थिक एकीकरण आ जाता है यूरो जोन के अंदर। क्या होता है? आर्थिक एकीकरण आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। मुद्रा का जो संकट होता है ना बार बार एक्सचेंज का, वो दिक्कत नहीं है। ट्रेड करने में आसानी हो सकती है। प्राइस जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। कन्वर्जन का जो चार्ज है वो ख़त्म हो गया, 0 चार्ज लगेगा आपका कन्वर्जन का। निवेश में भी फ़ायदा हो रहा है। आपस में जो जितने भी टूरिस्ट जा रहे हैं इनका कोई फ़ायदा हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इन्होंने जो ये एक मुद्रा रख ली ना, इससे इनका बहुत फ़ायदा हो रहा है। 27 देश है, 20 ने मान ली, तो इनका फ़ायदा हो रहा है। अब एकल बाज़ार वाला टॉपिक आ रहा है। एकल बाज़ार बार बार पूछा गया टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। एकल बाज़ार 4 स्वतंत्रताएं, द 4 फ्रीडम, इसका ये एक वो उसकी पूरी हेडलाइन है। इसका लोगो मान लो, यूरोपी एक ही बाजार, सिंगल मार्केट, 27 देशों का एक बिना सीमाओं वाला साझा आर्थिक क्षेत्र एक एकीकृत करता है। मतलब 27 देशों का एक क्या बना रखा है? बाज़ार बना रखा है। बहुत बड़ा बाज़ार हो गया ये, 27 देश हो गए सोचो। तो इसमें आप सब आके काम कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुकानें बना रखी है, सामान बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, फ़ायदा सभी का हो रहा है। ये सिद्धांत 4 फ्रीडम पर टिका है। 4 फ्रीडम पर टिका है। इसकी चारों फ्रीडम को हमने पढ़नी है। पहली फ्रीडम इसकी ये लिखी हुई, सबसे पहली क्या आ रही है? वस्तुएं, ठीक है। इसको जूम कर लेंगे थोड़ा। पहला क्या आ रहा है? पहला पिलर जो आ रहा है फ्रीडम, पहली फ्रीडम, सदस्य देशों के बीच माल के आयात निर्यात मतलब आने जाने पर कोई सीमा शुल्क नहीं है। 27 देश है तो आपस में इनका कोई टैक्स नहीं लगेगा आने जाने का, ठीक है। फ्री टैक्स जाएगा। बॉर्डर पे ना पैसे लिए जाते हैं, जैसे कोई माल यहाँ पे आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तो बॉर्डर पे ना टैक्स पे करना पड़ता है। वो टैक्स सरकार के पास जाता है, लेकिन यहाँ कोई टैक्स नहीं है। डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट जाएगा। इससे क्या होगा? सामान जो है जनता तक सस्ता पहुँचेगा, सस्ता सामान होगा, बिकेगा ज़्यादा, ठीक है। या नियमित बाधाएं नहीं है, कोई बाधा नहीं आ रही है। अब इससे क्या है? फ्री ट्रेड हो रहा है, फटाफट से आएगा जाएगा। सेवाएं, कंपनियां बिना किसी स्थानीय अवरोध के पूरे यूरोपीय क्षेत्र में अपना पेशेवर सेवाएं दे सकती है। मतलब लोग काम कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, सेवाएं दे सकते हैं। बिजनेसमैन बन गए, दुकानें खोल ली, सेल्समैन बन गए, है ना, शॉपकीपर्स बन गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से जा सकते, कोई अवरोध नहीं है, है ना। किसी प्रकार के कोई लाइसेंस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग, लेबर्स एंड पीपल, जनता का भी फ़ायदा है। देखो इतना बड़ा अगर बाज़ार बन रहा है, इतनी दुकानें खुलेंगी, इतने बड़े बड़े मॉल्स बनेंगे, पूरा एकीकृत बाज़ार बन रहा है 27 देशों का, तो जनता को काम भी तो मिलेगा। नागरिकों को किसी भी सदस्य देशों में रहने की, पढ़ाई करने का, काम करने का और सेवानिवृत्त होने का पूर्ण स्वतंत्रता है। जनता जो है ना कहीं भी काम कर सकती है, पूर्ण स्वतंत्रता दी जा रही है। खुले बाज़ार हैं इनके, एकीकृत बाज़ार है, जगह जगह इनकी मार्केट्स बनी हुई हैं और खुली हैं। कोई भी वहाँ पे जाके काम भी कर सकता है, रह भी सकता है, पढ़ाई भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इससे क्या है? फ़ायदा हो रहा है। एकीकृत बाज़ार है इनका 27 देशों का, ठीक है। एकल बाज़ार के प्रमुख लाभ, अब ये जो बनाया है इन्होंने, इनका फ़ायदा क्या हो रहा है? मुक्त व्यापार से क्या हो रहा है? फ्री ट्रेड हो रहा है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसको लिख लीजिए। सबसे पहला ही पॉइंट ये है और सबसे अच्छा पॉइंट है कि कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी आपको बॉर्डर के ऊपर कि भाई तुम्हारा माल हमें तुम्हें बेचना तो टैक्स दो। कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना तुम्हें। हटाने से व्यापार बेहद सुलभ और सस्ता हो गया है। टैक्स नहीं देना पड़ता तो सस्ता भी होगा। चीज़ें महंगी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ होता है। टैक्स कहाँ से देंगे? जनता से लेंगे, अपनी जेब से तो भरेंगे ना उस टैक्स को, तो सामान महंगा हो जाता है। रोजगार गतिशीलता, मतलब जो रोजगार है ना वो बढ़ता है, लेबर्स को पैसा मिलेगा, लेबर को, जो वर्किंग क्लास है लेबर है, उनको काम करने का मौका मिलेगा। वर्क परमिट और आवश्यकताओं के बिना काम करने के लिए खुली आज़ादी। लोगों को कोई वो नहीं है कि पासपोर्ट बनाओ, वीज़ा बनाओ, फिर काम करने जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। काम करो, अपने घर जाओ डायरेक्ट। उपभोक्ताओं का लाभ, देखो इतनी बड़ी मार्केट आ रही है, उपभोक्ताओं का लाभ तो होगा, उन्हें अच्छी चीज़ें मिलेंगी, है ना। अगर एक सिंगल देश होता, सिंगल मार्केट होती उनकी अकेली की, तो फिर होता कि 10 दुकानदार है, लेकिन 27 देशों से तो कितनी दुकानें हो जाएंगी। जनता का तो लाभ हो रहा है। बड़ी प्रतिस्पर्धा से कम कीमतों में उच्च गुणवत्ता का माल मिलता है। देखो इतना सारे देश आके काम कर रहे हैं, तो हर देश ही चाहेगा भाई हमारा माल बिके, हमारी चीज़ें बिके, तो वो क्या करेंगे? अच्छा सामान बनाओ। बाकी से हमें कॉम्पिटिशन में उतरना है, बाकियों का ना बिके, हमारा माल बिके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें माल को सस्ता करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अच्छी क्वालिटी का देना पड़ेगा ताकि जनता अट्रैक्ट हो, हमारा सामान ले। तो इससे क्या होता है? जनता का फ़ायदा होता है, उपभोक्ता को बेस्ट मिलेगा, है ना। मान लो एक ही दुकान है तो सी लेना पड़ेगा, लेकिन अगर लाइन से 100 दुकान है तो जनता के पास तो फुल वो है, मस्त घूमो फिरो, देखो 100 में से जो बेस्ट लगे वो ले लो।
अगर सिर्फ एक होती मोनोपोली, एक ही के पास होती, तो फिर वो होता कि कुछ भी बेचना ही, कुछ भी बेचे, जनता को खरीदना पड़ेगा, एक ही दुकान है। लेकिन अगर 100 की संख्या में दुकान है तो जनता बेस्ट चुनेगी और उनको कम कीमत पे भी होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा। 100 दुकानें हैं, सारी दुकान वाले सोचेंगे ना भाई हमारा माल बिकना चाहिए, अपना माल बिकने के लिए सस्ता करेंगे और क्वालिटी को बढ़ा देंगे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, देखो पावर तो बनेगी, इतने सारे देश आके एक साथ काम कर रहे हैं बिना लड़ाई करे, तो पावर कितनी बढ़ेगी। एक अकेला देश काम कर रहा है, अकेला देश ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ 27 देश मिलकर ग्रो कर रहे हैं, तो पावरफुल हुए ना वो। 27 देश मिलकर एक महाशक्ति के रूप में यूएस और चीन का मुकाबला कर रहे हैं। देखो जितना बड़ा अमेरिका है ना, बेहिसाब पावर है उसके पास, वैसे उसके टक्कर में आ रहा है ये, क्योंकि इन 27 ने मिलकर एक साथ हो गए, ग्रुप बन गए। और हमेशा देखो अकेले से ज़्यादा पावर ग्रुप वालों के पास होती है। 27 हैं, वो अकेला है ना, हालांकि वो भी बहुत पावरफुल है, लेकिन ये यूएस और चाइना के मुकाबला करने के लायक हो रहा, बराबर के आ रहा उनका। चलिए बेटा, छोटी सी वीडियो थी, पूरी वीडियो ख़त्म हो चुकी है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और अब आपको कुछ भी ना समझ आए ना, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी रह गया हो, आपको नहीं समझ आ रहा, डिफिकल्ट लग रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके एमए सेमेस्टर सेकेंड ईयर वालों के बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने करा दिए, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वरना यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, सारी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, सर्च कर सकते हैं आप, सब्जेक्ट का नाम लिखिए बाय शिवानी अस्पताल लिखिए, आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।